नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इसमें एक्वायर किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट को लेकर है और अभी इसको लेके काफ़ी बवाल होने वाला है। फिलहाल उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो रफाल डील होने वाली है उसके बारे में पहले बात करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से जो चर्चा चल रही थी उस पर अभी एक बड़ी कंफर्मेशन सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच रफाल का सबसे बड़ा डील अभी फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी के मिड तक, मतलब लगभग 5 हफ्तों के अंदर ही ये डील फाइनल किया जाने वाला है। इस डील में इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 रफाल जेट को खरीदा जाने वाला है, जो डसॉल्ट एविएशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा सिंगल एक्सपोर्ट ऑर्डर होने वाला है। इसमें खास बात यह है कि रफाल की सबसे एडवांस वेरिएंट्स होने वाले हैं। इस डील का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि रफाल का एक बड़ा हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले फेज में 90 रफाल को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा, जो कि रफाल की F4 वेरिएंट्स होने वाले हैं। इसी के साथ ही अभी जो इंडियन एयरफोर्स के पास रफाल F3R स्टैंडर्ड में मौजूद है, उनको भी पैरेलल में F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। अब यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के सेकेंड फेज में बाकी बचे हुए 24 रफाल को एक्वायर किया जाएगा और ये जो 24 रफाल होने वाले ये F5 वेरिएंट्स होने वाला है। लेकिन ये रफाल भारत में नहीं बल्कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इन वेरिएंट में फ्यूचर ओरिएंटेड सिस्टम मौजूद होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सेंसर, AI इंटीग्रेशन और एडवांस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। लेकिन एक मेजर इशू ये है कि क्या भारत अपने F4 वेरिएंट के रफाल को फ्यूचर में खुद से F5 स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं। इस पॉइंट पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पाए, क्योंकि अभी भारत को डिलीवर किए जाने वाले सभी F5 वेरिएंट को फ्रांस खुद ही मैन्युफैक्चर करने वाला है और इनको भारत में बनाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा इस डील में रफाल की यूनिट कॉस्ट $300 मिलियन से भी थोड़ा ज्यादा पड़ने वाला है, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से भी लगभग 2 गुना महंगा होने वाला है। साथ ही इस डील में भारत को कोई सोर्स कोड एक्सेस नहीं दिया जा रहा है और बस 30% के आसपास लोकलाइजेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि टेबल पर इसे काफी अच्छा ऑफर भारत के पास पहले से ही मौजूद थे। अब इस डील की क्या नेगेटिव साइड्स होने वाली है, इस पर हम एक अलग ही वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ रफाल के नेगेटिव पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर रोड मैप की तरफ से। दोस्तों, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी ISC-2 को फॉर्मल अप्रूवल नहीं दिया गया, लेकिन इसी बीच इंडियन नेवी की तरफ से अपना लॉन्ग टर्म विजन को प्रोजेक्ट कर दिया है। अभी मिली जानकारी के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑफिशियली बात बता दिया गया कि फ्यूचर में सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि टोटल 4 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ने वाली है, ताकि भारत अपनी कोस्ट लाइन के साथ साथ एक्सटेंडेड मैरीटाइम रीजन में भी पावर प्रोजेक्शन करने में सक्षम होने वाला है। अभी के टाइम पर इंडियन नेवी के पास INS विक्रांत यानी IC-1 और INS विक्रमादित्य ऑपरेशनल कंडीशन में मौजूद हैं। ये दोनों मिलकर भारत की कैरियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी का बैकबोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आ रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मेंटेनेंस और रिफिट साइकिल बहुत ही लंबा चलता है, जो कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक चलता है। इसकी वजह से अक्सर एक कैरियर डॉक में काफी लंबे समय तक रहता है और सिर्फ एक ही फुली मिशन रेडी कंडीशन में रहने वाला है। कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में दोनों कैरियर ही लिमिटेड अवेलेबिलिटी में आ सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर रिस्क को क्रिएट कर सकता है। सोर्सेस के मुताबिक नेवी इंटरनली एज्यूम कर रही है कि 2035 के बाद INS विक्रमादित्य को फेज आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इसकी लाइफ एक्सटेंशन करना इकोनॉमिकली वेएबल नहीं रहने वाला है। इसी गैप को फील करने के लिए नेवी की तरफ से अभी एक नए और काफी पावरफुल कैरियर को बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसे टेम्परेली IC-3 का नाम दिया गया है। ये फ्यूचर कैरियर लगभग 65,000 टन या उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, जो कि INS विक्रांत क्लास से काफी बड़ा होने वाला है। यहाँ बात सिर्फ प्रेस्टीज की नहीं है बल्कि प्योर ऑपरेशन लॉजिक की होने वाले, क्योंकि नेवी का मानना है कि आइडियल सिनेरियो में 2 IC-1 क्लास और 2 IC-3 क्लास के कैरियर होना जरूरी होने वाला है। इस सेटअप में हमेशा कम से कम 3 कैरियर अवेलेबल होने वाले हैं, जबकि एक मेंटेनेंस में रह सकता है। इसकी वजह से वेस्टर्न सीबोर्ड, ईस्टर्न सीबोर्ड और हमारी फॉरवर्ड डिप्लॉयड एरिया को तीनों को साइमल्टेनियसली कवर किया जा सकता है। अब 4 कैरियर को ऑपरेट करने की वजह से इसका सीधा इम्पैक्ट हमारी नेवल एविएशन के ऊपर भी पड़ने वाली है। इंडियन नेवी की तरफ से एस्टिमेट किया गया कि ऐसा करने से हमें आगे चल के 160 से लेकर 170 तक
कैरियर कैपेबल एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें फ्रंटलाइन स्क्वाड्रन, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, रिजर्व और मेंटेनेंस रोटेशन सब कुछ शामिल होने वाला है। ये रिक्वायरमेंट पहले से ऑर्डर किए गए 27 रफाल फाइटर जेट से काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इनिशियल फेज में अभी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करने वाले हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस NG और Su-30 MK एयरक्राफ्ट में इसकी इंटीग्रेशन को लेकर है। दोस्तों, ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की एयर लॉन्च स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अभी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। सबसे खास बात यह है कि मिसाइल अपनी 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज को रिटेन करते हुए काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइटवेट साइज का होने वाला है। जहां अभी जो ब्रह्मोस A मिसाइल है उसका वेट लगभग 2.9 टन के आसपास है, वहीं ब्रह्मोस NG का एक्सपेक्टेड वेट सिर्फ 1.2 टन के आसपास होने वाला है। इस मैसिव वेट रिडक्शन का सबसे बड़ा फायदा Su-30 MK प्लेटफॉर्म को मिलने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो Su-30 MK एक सिंगल ब्रह्मोस A को कैरी करता है, फ्यूचर में वही एयरक्राफ्ट एक ही सॉटी में 5 ब्रह्मोस NG मिसाइल को कैरी कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, बल्कि इससे सैल्वो साइज, टारगेट सैचुरेशन और मिशन सर्वाइबिलिटी तीनों में एक साथ एक बड़ा जंप मिलने वाला है। अभी तक ऑफिशियल फाइनल कन्फिगरेशन कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस के ईयरलियर शोकेस में काफी सारे क्लू जरूर मिले हैं। एक मॉकअप में Su-30 MK को 3 ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ सेटअप किया गया था, जिसमें एक मिसाइल फ्यूजलाज के सेंटर लाइन पर मौजूद था और 2 मिसाइल ऑनबोर्ड विंग स्टेशन पर माउंट किए गए थे। ये अरेंजमेंट खुद से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही हार्ड पॉइंट्स है जो पहले हैवी ब्रह्मोस A के लिए सुइटेबल नहीं माने गए थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अभी जो एडिशनल 2 ब्रह्मोस NG मिसाइल को ऐड करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि उन 3 मिसाइल के अलावा 2 और मिसाइल होने वाले हैं, उसके लिए एक पॉसिबिलिटी इंजन नेसल माउंटेड पाइलोन को मॉडिफाई करने का हो सकता है। अभी इन पाइलोन पर KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल और KH-31A एंटीशिप मिसाइल माउंट किया जा रहा है, जो वेट के मामले में ब्रह्मोस NG के काफी करीब आते हैं। अगर स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट किया जाता है तो फ्यूचर में इन पाइलोन्स पर भी ब्रह्मोस NG को कैरी किया जा सकता है, लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं हुआ है। अगर Su-30 MK एक सॉटी में 5 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को फायर करने में कैपेबल हो जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि इस एयरक्राफ्ट से मल्टीपल हाई वैल्यू लैंड और मैरिटाइम टारगेट को हिट किया जा सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स को कम एयरक्राफ्ट के साथ भी मिशन को अचीव करने का ऑप्शन मिलने वाला है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की तरफ से 10 से 12 Su-30 MK को ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भेजा गया था, वही मिशन आगे चल के 2 से 3 Su-30 MK से किया जा सकता है, जो कि वॉर टाइम में एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के अस्त्र मार्क 2 VVR मिसाइल को लेकर है। दोस्तों, DRDO का अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अभी सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 को मिड 2026 तक प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने वाली है। इसके साथ ही अभी इस मिसाइल की एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट पर भी काफी एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया जा चुका है। DRDO के एक सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 में अभी से ही फॉरेन एयरफोर्स की तरफ से इंटरेस्ट को दिखाना स्टार्ट किया जा चुका है, खासकर वो कंट्री जो रशियन ओरिजिन फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहे हैं। इस लिस्ट में मेनली Su-30 और MiG-29 के ऑपरेटर शामिल हैं। दोस्तों, इन कंट्रीज के पास अभी जो प्राइमरी VVR मिसाइल है वो R-77 फैमिली के मिसाइल है, और ये मिसाइल अभी धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही है। अब अस्त्र मार्क 2 की सबसे बड़ी खास बात इसका 200 किलोमीटर के आसपास का रेंज होने वाला है। ये मिसाइल स्पेशली फाइटर वर्सेस फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसका कंपैरिजन अगर रशियन R-37 मिसाइल के साथ किया जाए तो भले ये रेंज के मामले में उससे थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन R-73 काफी हैवी और काफी बड़ा मिसाइल है, जो मेनली AWACS टैंकर या फिर बॉम्बर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन डे टू डे एयर कॉम्बैट में अस्त्र मार्क 2 जैसी लाइटवेट और बैलेंस्ड VVR मिसाइल ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाले हैं। इसके अलावा सैंक्शंस की वजह से रशिया के साथ डील करना काफी मुश्किल बन चुका है, जिस वजह से चाहकर भी कोई भी देश सभी रशियन इक्विपमेंट को इतनी आसानी से एक्वायर नहीं कर पा रहे, जिस वजह से इंडियन वेपन को एक्वायर करना उनके लिए एक आइडल चॉइस बन चुका है। DRDO की तरफ से क्लियर इंडिकेशन दिया गया कि अस्त्र मार्क 2 की डेडिकेटेड एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी डेवलप किया जाने वाला है। इन वेरिएंट्स को होस्ट एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स, रडार इंटरफेस और मिशन कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, जिससे फॉरेन कस्टमर्स के लिए इंटीग्रेशन टाइम और कॉस्ट दोनों कम हो जाएंगे, और इसे अस्त्र मार्क 2 एक्सपोर्ट मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल के तौर पर एंटर करने वाली है। अब 2026 में प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलने के बाद DRDO और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर इस मिसाइल की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पहले से ही 700 मिसाइल का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब बल्क प्रोडक्शन से यूनिट कॉस्ट कम होने वाली और भारत की इमेज और रिलायबल लॉन्ग टर्म मिसाइल सप्लायर के रूप में और भी स्ट्रॉन्ग होने वाले, जो कि फ्यूचर में इस मिसाइल की एक्सपोर्ट चांस को इंप्रूव करने वाला है।
अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन टेक्नोलॉजी के काफ़ी एडवांस और चैलेंजिंग सेगमेंट की तरफ से है। दोस्तों, ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन का वर्ल्ड में 20 से 25 केजी के ऊपर के वेट क्लास में यूएवी बनाना इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा टफ चैलेंज में से एक माना जाता है। इस वेट के बाद नॉर्मल स्मॉल ड्रोन डिजाइन काम नहीं करता है, क्योंकि लॉन्च के टाइम जो एक्सट्रीम एग्जिट वेलोसिटी और हाई जी फोर्स जनरेट होता है उसको सर्वाइव करने के लिए एयरफ्रेम, कंट्रोल सरफेस और एवियोनिक्स को कंप्लीटली री इंजीनियर करना पड़ता है। अगर ये चैलेंज क्रैक हो जाता है तो पे ऑफ भी काफी बड़ा होने वाला है। हेवियर ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन ज्यादा एंड्योरेंस, ज्यादा पेलोड कैपेसिटी और एडवांस एवियोनिक्स को कैरी कर सकते हैं। इसमें ओवरसाइज सेंसर, मॉड्यूलर मिशन किट्स और ज्यादा पावरफुल वॉरेट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये सिस्टम सिर्फ एक टैक्टिकल ड्रोन नहीं बल्कि एक मल्टी रोल बैटलफील्ड एसेट बन सकते हैं, जो कि डीप रिकॉनेंस, प्रिसीजन स्ट्राइक और परसिस्टेंट सर्वेलेंस वगैरह कर सकते हैं। इसी डिमांडिंग सेगमेंट में अभी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपना फुली इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम सेसनाक 20 बताया जा रहा है। ये एक हेवी क्लास ट्यूब लॉन्च स्वार्म सेंट्रिक यूएवी होने वाला है, जिसे ग्लोबली नेक्स्ट जनरेशन लॉइटरिंग मुनिशन के लेवल पर compete करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेसनाक 20 को स्पेशली हाई इंटेंसिटी मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जीपीएस डिनायल और कंटेस्टेड एयर स्पेस कॉमन होते हैं। इसका कोर एनआरटी का प्रोप्राइटरी मोजाइक एआई ड्रिवन ऑटोनोमी स्टैक होने वाला है। ये सिस्टम मल्टीपल यूएवीज को एक डिसेंट्रलाइज्ड स्वार्म के रूप में ऑपरेट करा सकता है, और इस स्वार्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ऑपरेट करने के लिए किसी एक सेंट्रल नोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेसनाक 20 स्वार्म में हर एक ड्रोन आपस में डाटा को शेयर करते हैं, टास्क डायनामिकली लोकेट करते हैं और रियल टाइम बैटलफील्ड कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं। अगर जीपीएस जैम हो जाए या कम्युनिकेशन डिग्रेड हो जाए, तब ये स्वार्म अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रख सकता है, जो फ्यूचर वॉरफेयर में क्रिटिकल कैपेबिलिटी होने वाली है। इसके अलावा सेसनाक 20 में मॉड्यूलर पेलोड भी दिए गए हैं, जिनको मिशन के हिसाब से रैपिडली एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर या इंफ्रारेड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड, टारगेट डेजिग्नेशन सिस्टम और प्रिसीजन स्ट्राइक रिलेटेड पेलोड को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि मिशन के हिसाब से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वजह से न्यू स्पेस का कहना है कि इसमें एक ही बेस प्लेटफॉर्म को जरूरत पड़ने पर मल्टीपल रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।